नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। ये अर्थशास्त्र का जो है पहला चैप्टर है। उसके संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि पालमपुर जो है एक इमेजिनरी गांव की जो है संकल्पना की गई है और जिस प्रकार गाँवों की जो आर्थिक संरचनाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार इस गांव को भी जो है ढाला गया है उस सांचे में। और इसमें जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जिनसे उनका जीवन का जो है गुजारा होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। जो हमने पहले भी देखा था कि आर्थिक क्रियाकलाप जो होते हैं ये उस क्रियाकलाप को संदर्भित करते हैं कि जिससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है। और इसमें जो है प्राथमिक क्रियाओं के रूप में, द्वितीयक क्रियाओं के रूप में और तृतीयक क्रियाओं के रूप में जो है कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक गौर करने वाली बात है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो क्रियाकलाप होते हैं वो प्रायः जो होते हैं प्राकृतिक जो भी जुड़ाव होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। वहीं द्वितीयक क्रियाओं के रूप में देखते हैं कि जो चीज़ें हमें कृषि के उत्पादन के रूप में हमें मिलती हैं उन क्रियाओं को जो है हम लोग प्रोसेस करते हैं, उसका जो है रूपांतरण करते हैं या जो है कुछ अलग से बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है हमारा गैर कृषि क्रियाओं में आ जाता है। और जो प्राथमिक के अलावा और जितने भी होते हैं ये सभी द्वितीयक और तृतीयक जो है गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत इसको संदर्भित किया जाता है। गैर कृषि कार्य के जो हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए गए हैं लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये सभी चीज़ें जो हैं गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आती हैं। और इसी में है जब हम कोई भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो हम उत्पादन क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि वैसी वस्तुएं या जो सेवाएं हैं वो हम प्राप्त कर पाएँ जिनकी हमें आवश्यकता है। जैसे मान लें कि जो चावल और गेहूँ है हम सभी उपजाते हैं, तो इनको उपजाने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि जो भी जनसंख्या है उनको जो है खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त जो है इस अगर मान लें गेहूं का एग्जाम्पल लें तो इस गेहूं से हम और भी बहुत से तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैदा बन सकता है, मैदा से भी बहुत से तरह की चीज़ें बन सकती हैं, बिस्किट बन सकती हैं या और भी जो चीज़ें होती हैं बनती हैं। तो ये सभी क्या होती हैं कि जिनका हम उत्पादन करते हैं उसका कहीं ना कहीं उपभोग भी करते हैं। तो ये जो निरंतरता बनी रहती है इसी से जो है हमें क्या होता है कि पहले जो है हमने कृषि करना स्टार्ट किया, फिर कृषि करते हुए जो है हमें इतनी ही आवश्यकता थी उतना हमने उपजाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें निरंतर जो है हमें वृद्धि देखने को मिलती है और जब ये वृद्धि होती है यहीं से जो है व्यापार वगैरह का जो है जन्म होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मूलतः जो है जिससे हमारा काम चल जाए वो चार चीज़ें इसमें आवश्यक होती हैं। पहला तो है लैंड यानी कि भूमि, दूसरा है श्रम यानी लेबर, भौतिक पूंजी जो है यह हमारा कैपिटल जो होता है वो हो जाता है। वहीं अगर मानव पूंजी की बात करें तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब देखते हैं भूमि। भूमि का मतलब केवल ये नहीं है कि वो उस जगह की जो है भूमि का हमने उपयोग किया, उसके अंतर्गत उस क्षेत्र में यदि जल संसाधन है उस जल संसाधन का भी यदि हमने उपयोग किया तो वो भी उसमें प्राकृतिक संसाधन के रूप में उसमें शामिल होगी। इसके अतिरिक्त वन, खनिज यानी मिनरल्स, ये सभी जो हैं भूमि के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है श्रम। श्रम का अर्थ होता है जो हम लोग लेबर के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ शामिल होता है। वहीं अगर हम भौतिक पूंजी के रूप में देखें तो ये जो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है ये भी दो प्रकार से होता है। एक में क्या होता है कि मान लें कि जो भी औजार या मशीन या भवन हमने लिया है तो वो एक स्थायी पूंजी के रूप में होता है कि वो हमारा जो है 5, 10, 15, 20 जितने भी साल अगर वो उपयोग में है तो वो हमारा उसके लिए और हमें पे नहीं करना पड़ेगा और वो हमारे पास जो स्थायी रूप से रहेगा। वहीं अगर हम देखें कच्चा माल, नगद मुद्रा, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये कार्यशील पूंजी के रूप में होती हैं। ठीक है। कि हमने जो है उसका कार्य किया है और इससे जो है और हमें
क्या बोल सकते हैं, जो चीज़ें उत्पादित करेंगे उसमें हमें महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगा। वहीं मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी के रूप में एक केवल मनुष्य नहीं होता, अपितु इसके अंतर्गत मानव का जो श्रम है, कौशल है, उसकी बुद्धि है, तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, ये सभी चीज़ें जो है मानव पूंजी के अंतर्गत शामिल होंगी, जो एक मानव को मानव पूंजी में जो है रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है। उत्पादन के कारकों की बात करें यानी फैक्टर्स जो क्या होते हैं प्रोडक्शन के, उसमें है भूमि, श्रम और पूंजी। इन सबको जो मिला कर देखते हैं तो जो संगठित रूप हमें मिलता है वो उत्पादन के कारक के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है और इन सब की जो है विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार ये चीज़ें जो है एक एग्जाम्पल से, कहानी के माध्यम से ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसी में एक प्रक्रिया का उल्लेख है जो कृषि के कार्य में लोग करते हैं, क्योंकि कृषि भी जो है दो प्रकार से लगभग होती है। एक जो होती है जिसमें निर्वाह के लिए हम कृषि करते हैं कि हमने खा लिया, उसके बाद जो है कुछ बचा नहीं, और दूसरा होता है कि खाद्यान्न जो भी हमें मिला है, खाने के उपरांत जो बच जाता है, यानी जो हमारा सरप्लस होता है, तो उस सरप्लस को हम क्या करेंगे, उसको अगर बिक रहा है तो बेच देंगे। तो जो बेच देते हैं तो उससे जो हमें धन मिलता है उसका जो है हम और अधिक उपयोग कर सकते हैं, अपनी कृषि को विस्तार देने के लिए कर सकते हैं, या अपनी जीवन शैली में जो है बढ़ोतरी के लिए कर सकते हैं, या अपनी जो है प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसी संदर्भ में जो है फसल प्रणाली का जो है चर्चा किया गया है कि बहुविध फसल प्रणाली, यानी कि जो एक ही वर्ष में कोई भी भूमि होता है उस पर एक से अधिक जो है फसल पैदा करते हैं, तो वो जो होता है बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इसमें एक और जो है बात की गई है हरित क्रांति के संदर्भ में। हरित क्रांति जो है अगर हम देखें तो ये भारत में लगभग 1966 यानी 1960 के दशक के अंत में ये जो है इसकी शुरुआत होती है, और इसके लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है, जिसमें से पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र होता है वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और उन क्षेत्रों में जो है गेहूँ की उपज को जो है लगाया जाता है और उससे जो है प्राप्त किया जाता है जो भी गेहूँ होते हैं, क्योंकि उस समय जो है हमारा देश जो है खाद्य आत्मनिर्भर नहीं था। तो कोई भी देश तभी विकसित हो सकता है जब वो खाद्य आत्मनिर्भरता को अपने अंदर समाहित कर ले, उसको अपने जो है प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसकी आवश्यकता को बताया गया था उस समय। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हम सभी देखते हैं कि जो आधुनिक कृषि विधियां होती हैं ताकि जो हमें चीज़ें हैं, जो फसल हैं वो और अधिक मिल पाए, जैसे कि HYB सीड्स हैं, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जिससे अधिक उत्पादन वाले जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, इससे क्या होता है कि पौधों में अगर मान लें कोई भी रोग लग जाता है और उससे अगर प्रतिरक्षा हो पाती है तो इससे उत्पादन पर कोई असर नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार की बीजों का उपयोग करेंगे। मशीनों का हम बहुत अधिक उपयोग करेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टरबाइन, इन सब मशीनों का अधिक उपयोग करेंगे, तो इससे हमें क्या होगा, कम समय में अधिक जो चीज़ें हैं हमें मिल पाएंगी और जो लागत है उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। सिंचाई के रूप में जो है पहले हम मानसून पर निर्भर थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका स्थान जो है, जो हमारे पास भूमि जल संसाधन के रूप में है, या फिर हम नहरों के रूप में देखते हैं, या पंप सेट से जो है ग्राउंड वाटर को निकाल कर यूज़ करते हैं, या बांध के रूप में जो है हमें बिजली की प्राप्ति होती है। ये सभी चीज़ें जो हैं मनुष्य को एक दूसरे ही तल पर लाकर जो है इन चीज़ों का और विस्तार और प्रौद्योगिकी विस्तार के लिए जो है प्रेरित करता है। वहीं कुछ कीटनाशकों के प्रयोग से भी जो है हमें फसल उत्पादकता की जो है प्राप्ति जो है निरंतर बनी रहती है। उर्वरकों के जो सही प्रयोग से जो है हमारा फसल उन्नत किस्म का हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। और इसमें एक जो लास्ट में है कि डेयरी और गैर कृषि क्रियाओं के रूप में है कि डेयरी किस प्रकार जो है, जैसे हमने वहाँ से प्राथमिक क्रियाओं के रूप में जो है दूध निकाला, उसके बाद उस दूध का जो है बहुत से प्रयोग किए, जैसे कि उस दूध से जो है घी, मक्खन और या दही और भी जो प्रकार की चीज़ें होती हैं उन सब का यदि प्रयोग करते हैं तो वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है।
ठीक है। वहीं अगर हम देखें दूसरा यहाँ पे है कि लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण, जैसे कि उस क्षेत्र में अगर कुछ भी फैक्ट्री हैं या और भी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, तो ये सभी जो है लघु स्तरीय विनिर्माण के एक उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जो है उदाहरण दुकानदार के रूप में लिया है कि जहाँ पर भी कुछ लोग होंगे वो हर समय तो वस्तु विनिमय नहीं करते होंगे। जब पुराने समय में जब पैसों की जो है जिक्र नहीं होती थी तो लोग अपना सामान एक दूसरे से बदल कर जो है जिससे भी ज़रूरत होती थी उस चीज़ को वापस मतलब एक दूसरे से बदल लेते थे। तो इसे हम लोग बार्टर एक्सचेंज के रूप में जानते हैं। लेकिन अब जब रुपये पैसे की जो शुरुआत हो गई उसके बाद ये जो है सिस्टम लगभग समाप्त हो गया। तो जो दुकानदार होते थे वो अपने सामान जो है बेचते हैं और लोग वहाँ से ख़रीदते हैं। वहीं परिवहन के रूप में जो है कुछ और विस्तार हो जाता है, जैसे कि कुछ भी चीज़ों को ख़रीदना बेचना हो तो उसके लिए एक जो है शहर से गांव की तरफ एक माध्यम बनाया जाता है ताकि वहाँ पर लोग आसानी से आ जाकर अपनी चीज़ों को बेच पाएँ। या और भी जो भी प्रौद्योगिकी विस्तार आज देखने को मिलता है, जैसे गांव तक आज कंप्यूटर पहुँच गया है, ऑप्टिकल फाइबर पहुँच गए हैं या साइबर, ये सब चीज़ें जो हैं अब एक नए विश्व की ओर जो है हम लोगों को उन्मुख कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।